पहाड़ की चोटी पर गरीब बहू का ठंडा ससुराल। अरे लल्ली, जरा एक रोटी और देना। आज तो तूने आलू मटर की सब्जी एकदम ढाबे जैसी बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। लो जी, गर्मा गर्म रोटी लो। और वैसे ये सब्जी मैंने नहीं, आपकी लाडली बहू रितु ने बनाई है। अरे नहीं माँ जी, मसाला तो आपने ही भून कर दिया था ना, बस मैंने तो थोड़ा सा पानी डालकर चला दिया था। अरे माँ, असली स्वाद तो तुम्हारी उस पुरानी लोहे की कढ़ाई का है जिसमें तुम रोज सब्जी बनाती हो। भैया, तुम तो बस भाभी की खिंचाई करने का मौका ढूंढते रहते हो। जब खुद बनाओगे ना तब पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा सोनल तूने। अच्छा रुक राहुल, जरा ये खाना खा लूं फिर बताता हूँ। अरे बस करो भाई, खाने के वक्त शांत होकर खाना खाओ सब। सच में जी, अपने पहाड़ों पर तो अलग ही सुकून है। हाँ, यहाँ आंगन में बैठकर 2 वक्त की रोटी अपनों के साथ चैन से मिल जाती है ना, तो लगता है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है। बिल्कुल ऋतु बेटा, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का पेट भर जाता है। सिर पर अपनी छत है, इससे ज्यादा और भगवान से क्या मांगे। अरे हाँ पापा, इस बार गर्मियों में बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले छुट्टियां मनाने। सच में भैया? हाँ सोनल, और हम लोगों की गाइडगिरी और छोटे मोटे काम धंधे से थोड़ी ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। भगवान सबकी रोजी रोटी चलाए रखे, बस यही दुआ है मेरी। चलो रितु, बाहर आंगन में चलकर बैठते हैं, बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही है। पहाड़ों की ढलान पर बसी इसी छोटी सी बस्ती में दोपहर ढलते ही लोग चबूतरे पर जमा हो जाते थे। वहीं आज भी सभी बैठकर सुख दुख बांट रहे थे। अरे पप्पू भाई, आओ आओ, बैठो, आके आओ, यहाँ बैठो। हम लोग बस तुम्हारी ही राह देख रहे थे। हाँ मिथिलेश भाई, आज तो दोपहर में नींद ही नहीं आई। हवा इतनी बढ़िया चल रही है कि घर के अंदर टिकने का मन ही नहीं हुआ। अरे पप्पू काका, अभी तो बस शुरुआत है, देखना मौसम खुलते ही बहुत सैलानी आएंगे। सही कह रहे हो मनीष, और सैलानी आएंगे तो हम जैसी औरतों का बनाया ये हाथ के सामान बिकेंगे तो 2 पैसे घर में आ जाएंगे। हाँ अर्चना, भगवान करे सबका काम अच्छा चले। पर यार, सैलानी आते हैं तो अच्छा लगता है, पर यहाँ रहने की कोई ढंग की व्यवस्था तो है नहीं। अरे अतुल, पहाड़ों का असली मजा ही इस सादगी में है। अगर होटल बन गए ना तो पहाड़ों की ये ठंडी हवा और सुकून तो गायब ही हो जाएगा ना। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बस्ती की पगडंडी से एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से बिजनेसमैन रवीश बाहर निकलता है। हाँ नमस्ते, राम राम भाई आप सभी को। वाह, क्या खूबसूरत जगह है, क्या हवा है यहाँ की। राम राम साहब, आप यहाँ रास्ता भटक गए क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरा नाम रवीश है। शहर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, पर यहाँ का नजारा देखकर मेरा दिल खुश हो गया। जी साहब, यहाँ तो हम बस सीधे साधे पहाड़ी लोग रहते हैं। अरे काका, लेकिन आप लोग इतनी बुनियादी सुविधाओं के बिना यहाँ गुजारा कैसे कर रहे हैं? साहब, हमारा तो 2 वक्त का गुजारा आराम से हो जाता है, हमें तो किसी चीज की कमी नहीं लगती। अरे माता जी, 2 वक्त की रोटी में ही जिंदगी थोड़ी ना कटती है। आप लोग देखिए, नीचे शहर में कितना पैसा है। तो साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि इस पूरी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिजॉर्ट और आलीशान होटल बनाऊं, जहाँ दूर दूर से अमीर सैलानी आएंगे। होटल? पर उसके लिए तो बहुत जमीन और बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। पैसों की चिंता तुम क्यों करते हो छोटे भाई, मैं हूं ना। जब यहाँ रिजॉर्ट बनेगा तो मैं आप सभी लोगों को उसमें पक्की नौकरी दे दूंगा। नौकरी? पर साहब, हमारे ये छोटे छोटे घर। अरे आपके इन कच्चे पक्के मकानों की जगह जब रिजॉर्ट बनेगा तो आप लोगों के लिए नए आलीशान घर भी बनवा कर दे दूंगा। साहब, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर हम अपने पुश्तैनी घर को कैसे छोड़ सकते हैं? अरे भाई, मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूँ। जरा सोचो कि मैं तुम्हें 50,000 या 1 लाख रुपए नकद दूंगा एक एक घर का। 1 लाख रुपए एक छोटे से घर के लिए? बिल्कुल भाई, 1 लाख रुपए नकद और ऊपर पहाड़ पर नया घर, वो भी एकदम मुफ्त। आप लोग आराम से सोच लीजिए, मैं कल फिर आऊंगा। रवीश इतना कहकर अपनी काली गाड़ी में बैठकर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वहीं उसके जाने के बाद, अरे पप्पू काका, 1 लाख रुपए और ऊपर चोटी पर नया घर भी, इससे बढ़िया सौदा और क्या हो सकता है?
अरे भाई पता नहीं, मेरा दिल कुछ गवाही नहीं दे रहा। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। अपनी छत भले छोटी हो पर अपनी तो है। रवीश की बातों ने बस्ती के लोगों के दिमाग में 1 लाख रुपए और नए घर का ऐसा सपना बो दिया था कि लोग अपने सालों पुराने आशियाने की अहमियत भूलने लगे थे। वहीं अगले दिन रवीश दोबारा बस्ती में पहुंचकर, हाँ जी भाई, तो बताइए क्या सोचा आप लोगों ने? अरे रवीश साहब, रात भर तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। 1 लाख रुपए नकद मिलेंगे और ऊपर चोटी पर हवादार नया मकान। भला ऐसा सौदा कौन छोड़ेगा? साहब, अगर आप सच में 1 लाख रुपए दे रहे हैं और चोटी पर नया घर बना कर देंगे तो हम तैयार हैं। हाँ साहब, पर एक बात बता दो, कागजों में कोई हेर फेर तो नहीं होगा ना? अरे मिथिलेश भाई, देखिए ये स्टैम्प पेपर है, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं आपकी जमीन के बदले 1 लाख रुपए दूंगा। और अचानक से अपनी जमीन किसी और के नाम कर देना? अरे पप्पू काका, आप भी ना पुरानी बातों में ही अटके हुए हैं। अरे जरा सोचिए, 1 लाख रुपए नकद मिल रहे हैं। साहब बात तो सही कह रहे हैं, 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। हम मिलकर कोई काम शुरू कर सकते हैं। सुनिए जी, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे तो इसकी नीयत में खोट लगता है। अरे रितु, तुम औरतों को हर बात में शक करने की आदत होती है। पूरे गांव वाले तैयार हो रहे हैं, 1 लाख रुपए नकद मिल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बेटा, बात रुपए की नहीं है, अपनी छत छोड़ना आसान नहीं होता। ये देखिए कड़कड़ाते नोट, जो अंगूठा या दस्तखत करेगा पैसा अभी के अभी उसका। इतने सारे पैसे साहब? लाओ कागज इधर लाओ, सबसे पहले मैं ही दस्तखत करूंगा। मैं भी दस्तखत करता हूँ साहब, हमें ये सौदा मंजूर है। पैसों की चमक देखकर बस्ती के एक एक करके सारे पड़ोसी कागजों पर अंगूठे और दस्तखत करने लगते हैं। काका, अब आप क्यों पीछे हट रहे हैं? पूरे मोहल्ले ने तो दस्तखत कर दिए। पापा मान जाइए ना, सब लोग तो दस्तखत कर रहे हैं, हम अकेले यहाँ रहकर करेंगे भी क्या? जब पूरा मोहल्ला जा रहा है तो हम अकेले क्या करेंगे? ठीक है साहब, जब सब कर रहे हैं तो हमें भी मंजूर है। पैसे बांटकर और कागजों पर सबके अंगूठे लगवाकर रवीश अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और लगभग 1 हफ्ते के बाद दोपहर में एक नया प्रॉपर्टी डीलर गिरीश वहां पहुंचकर, अरे भाई साहब, आप लोग कौन हैं और हमारी बस्ती की जमीनों को इस तरह फीते से क्यों नाप रहे हैं? तुम्हारी बस्ती? कौन सी तुम्हारी बस्ती? यहाँ बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गेस्ट हाउस बनने वाला है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये जमीन हमने रवीश साहब को दी है, वो यहाँ बड़ा होटल बनाएंगे और हमें उसमें काम देंगे। वो रवीश, उसने तुम बेवकूफों को 1 लाख रुपए की भीख तमाकर फर्जी एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए और कल रात मुझे 50 लाख रुपए में बेच दिया। 1 लाख रुपए की जमीन उसने आपको 50 लाख में बेच दी और हमारे मकान, हमारे चोटी वाले नए घर? अरे कौन से चोटी वाले घर भाई, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चूना लगा गया। चलो निकलो यहाँ से अब। ये सुनते ही बस्ती वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी पीछे से रवीश अपनी गाड़ी से वहाँ आ पहुँचता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ठगने की? हमारे पुरखों का आशियाना छीन लिया तूने, नीच कपटी बेशरम, बहला फुसला कर हमारा फायदा उठाना चाहता है। ए औरत, हाथ कैसे उठाया तूने मुझ पर? बहुत हो गया तुम लोगों का ये नाटक। हाँ, ए चुप कर, तू जालसाज, तूने धोखा दिया है हमें, हम पुलिस में जाएंगे। हाँ, जहाँ जाना है जा, कानून कागजों पर चलता है। सुन लो सबके सब, चुपचाप ये घर खाली कर दो। अब बताओ, खुद इज्जत से खाली करोगे या बुलाऊं गुंडे? तुम लोग इंसान नहीं हैवान हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे का वक्त है, सामान समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। गुंडों की धमकी से बस्ती के लोगों ने डरकर अपना सामान, कपड़े और बर्तन समेटना शुरू कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो पैसों के लालच में सड़क पर आ गए, अब हम कहाँ जाएंगे? जॉली, बेटा अतुल, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है इस शहर में। सब मेरी गलती है, काश मैंने रितु की बात मान ली होती। भैया, आप पछताने से क्या होगा, सब अपनी अपनी राह देख रहे हैं। मिथिलेश भाई, मनीष, सुनो, हम सब मिलकर पहाड़ों की चोटी पर चलते हैं, वहाँ हम सब साथ में रहकर सिर छुपाने की जगह बना लेंगे। नहीं पप्पू भाई,
हम एक बार लुट चुके हैं, अब हम दोबारा बर्बाद होना नहीं चाहते। अरे मिथिलेश भाई, ऐसे वक्त में अलग मत हो, साथ चलेंगे तो हिम्मत रहेगी। नहीं भाभी, अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। राम राम। एक एक करके सारे पड़ोसी अपने अपने सामान की गठरी उठाकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। वहीं सिर्फ पप्पू का परिवार अकेला खड़ा रह जाता है। भाभी, सब छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? सोनल, रो मत, हम हार नहीं मानेंगे। माँ जी, बाबूजी, चलिए, उस पहाड़ की चोटी ही अब हमारा ठिकाना बनेगी। बेघर और लाचार होकर पप्पू का परिवार पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ने लगता है। जैसे जैसे चढ़ाई ऊंची होती जा रही थी, वहीं सबकी हालत पस्त होने लगी थी। हे भगवान, इतनी ऊंची चोटी पर हम इस उम्र में कैसे चढ़ेंगे? पापा, आप घबराइए मत, मेरा हाथ कस के पकड़े रहिए। अतुल, तू पीछे से माँ और सोनल का ध्यान रख। भैया, मैं तो संभाल रहा हूँ, पर पत्थरों पर पैर टिक ही नहीं रहे हैं। अरे जोली बेटा, जरा रुक जाओ, मेरे तो घुटने जवाब दे चुके हैं और प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। माँ जी, बोतल में बस 2 घूंट पानी बचा है, आप पी लीजिए। भाभी, देखो ना, सूरज भी ढलने वाला है, अंधेरा हो गया तो हम चट्टानों पर कैसे चलेंगे? सोनल, डर मत, हम सब साथ में है ना। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। तभी अचानक पप्पू का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ता ही है कि पत्थर खिसक जाता है और पप्पू चीखते हुए नीचे गिर पड़ता है। मेरा पैर! मेरा पैर मुड़ गया! बाबूजी, संभालिए। जोली जी, अतुल, जल्दी पकड़ो बाबूजी को। अरे यार, इनका घुटना तो बुरी तरह सूज गया है। जॉली बेटा, मुझसे अब नहीं उठा जाएगा। अरे पैर में बहुत तेज मोच आ गई है, तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो और ऊपर चले जाओ। क्या बकवास कर रहे हैं पापा आप? आपको यहाँ अकेले छोड़ देंगे? हाँ बाबूजी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जोली जी, आप और अतुल बाबूजी को अपने कंधों का सहारा दीजिए, हम धीरे धीरे चढ़ेंगे। जिसके बाद जॉली और अतुल अपने पिता को कंधों पर उठाकर धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ने लगते हैं। वहीं रात के लगभग 9 बजे पूरा परिवार आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। हे राम, ये कहाँ ले आए तुम लोग? यहाँ तो दूर दूर तक ना कोई छप्पर है, ना कोई पेड़ पौधा। यहाँ कैसे रहेंगे हम? कोई जरा पानी दे दो, प्यास के मारे चक्कर आ रहे हैं मुझे। पानी तो खत्म हो गया है माँ, इस वीरान चोटी पर पानी कहाँ से लाएं? आप सब लोग यही चट्टान की आड़ में बैठिए, मैं टॉर्च लगा कर देखती हूँ, आसपास जरूर कोई रास्ता या पानी का स्रोत होगा। ऋतु, अकेले मत जाओ, अंधेरा बहुत है, कहीं खाई में पैर ना पड़ जाए। आप बाबूजी के पास बैठिए, मैं बस पास में ही देख रही हूँ। जिसके बाद ऋतु टॉर्च जलाकर चट्टानों के बीच पानी ढूंढने निकल जाती है। वहीं थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बड़ी चट्टान की दरार से पानी की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, उस दरार से पानी रिस रहा है। जोली जी, पानी मिल गया। ऋतु अपनी थैली से खाली बोतल निकालती है और दरार के नीचे लगाकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर लेती है। बाबूजी, ये लीजिए पानी, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। भगवान तेरा भला करे बहू, तू न होती तो आज मैं प्यास से ही मर जाता। पानी तो मिल गया बहू, पर अब इस ठंड में इस नंगी जमीन पर रात कैसे कटेगी? माँ जी, जो कपड़े हमारे पास थैलियों में हैं, उन्हें बिछा लेते हैं। सब लोग एक दूसरे से सटकर बैठ जाओ तो ठंड कम लगेगी। ऋतु सही कह रही है, हिम्मत मत हारो सब। उस खौफनाक काली रात में पहाड़ की चोटी पर ठंडी हवाओं के बीच पूरा परिवार एक दूसरे से चिपककर सिकुड़कर नंगी चट्टानों पर ही सो जाता है। और फिर अगली सुबह, मरे रे, पैर की सूजन तो और बढ़ गई है। भगवान, ये तो चारों तरफ सीधी ढलान और खाई है। जरा सा भी नींद में झटका लगा या पैर फिसला तो सीधे पाताल में चले जाएंगे। सही कह रहे हो जी, यहाँ तो 24 घंटे मौत का खतरा मंडरा रहा है। न सिर ढाकने को छत है, न पेट में डालने को एक दाना रोटी। हम यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे बहू? माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए, कुछ नहीं होगा। जोली जी, अतुल, सबसे पहले हमें इस चोटी पर अपने रहने की एक सुरक्षित जगह तय करनी होगी ताकि कोई खाई में ना गिरे। पर ऋतु, सुरक्षा कैसे होगी? यहाँ ना कोई दीवार है ना बाउंड्री। आप दोनों मिलकर इन पत्थरों को उठाकर लाओ और हम एक बड़ा सा गोल घेरा बना देते हैं। ये घेरा हमारी बाउंड्री बन जाएगा, जिससे रात में सोए सोए कोई गलती से भी खाई की तरफ ना खिसके।
भाभी का आइडिया एकदम पक्का है, अब देर किस बात की। जिसके बाद जॉली और अतुल भारी भरकम पत्थरों को उठाकर लाने लगते हैं और चोटी के सबसे समतल हिस्से पर पत्थरों को जोड़ जोड़कर एक मजबूत और ऊंचा गोल घेरा तैयार कर देते हैं। चलो अब जरा मन को तसल्ली हुई, कम से कम ये पत्थरों का घेरा झटके या डर से गिरने तो नहीं देगा। सुरक्षा तो हो गई बेटा, पर पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं और गला सूख कर काटा हो रहा है। हाँ भाभी, बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी, आप और बाबूजी यहीं इस घेरे के अंदर बैठिए, हम चारों अलग अलग दिशाओं में जाकर खाने पीने की चीजें और पानी ढूंढते हैं। पर ऋतु, ये ढलान बहुत खतरनाक है, गीले और ढीले पत्थरों पर पैर फिसला तो खाई में गिरने का डर है। रुकिए, हम इस मोटे रस्से के एक सिरे को इस सबसे बड़े भारी पत्थर से कसकर बांध देते हैं और दूसरे सिरे की रस्सियां हम चारों अपने पेट और कमर पर बांध लेंगे। अरे वाह भाभी, इससे अगर किसी का पैर फिसलेगा भी ना तो वो खाई में सीधे नीचे नहीं गिरेगा, रस्सी से लटक जाएगा। बिल्कुल जॉली जी, आप पूर्व की तरफ जाइए, सोनल और अतुल उत्तर की तरफ ढूंढो और मैं उस तरफ चट्टान के पीछे देखती हूँ। चारों लोग कमर में रस्सी बांधकर सावधानी से अलग अलग दिशाओं में भोजन और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। अरे अतुल भैया, इधर आओ, देखो यहाँ रंग बिरंगे फल लगे हैं। अरे सोनल, ये तो बिच्छू बीज, लांगड़ा और काफल के पहाड़ी फल हैं। ओए माँ, इसमें तो बहुत तीखे कांटे हैं, उंगली में कांटा चुभ गया। अरे सोनल, ध्यान से, थोड़ा संभल कर तोड़ते हैं, 2-4 टूटेंगे तो भी बहुत है, माँ बाप के पेट में कुछ तो जाएगा। दूसरी तरफ ऋतु उसी चट्टान के पास पहुँचती है जहाँ से रात को पानी गिर रहा था। बूंद बूंद से तो मटका भी नहीं भरेगा, मुझे इस दरार को थोड़ा चौड़ा और गहरा करना होगा। इतना सोचकर ऋतु पत्थर घिसने लगती है तो पानी की पतली धार बहने लगती है। तभी ऋतु अपनी बोतल में ठंडा और ताजा पहाड़ी पानी भर लेती है। वहीं जॉली को पहाड़ों के बीच थोड़ी सूखी घास फूस मिलती है जिसे वो उखाड़कर इकट्ठा कर लेता है। कुछ देर के बाद चारों लोग अपनी अपनी खोज के साथ पत्थरों के सुरक्षित घेरे में वापस लौटते हैं। माँ देखो, हम क्या लाए हैं, पहाड़ी का फल, लंगड़ा और बिच्छू बीज के फल। अरे वाह, पर तेरे हाथों से तो खून निकल रहा है, कांटे चुभ गए ना। कोई बात नहीं माँ, आप और बाबूजी ये फल खाकर पेट भरिए, दर्द तो अपने आप गायब हो जाएगा। वाह बेटा, आहा, चट्टानों का ताजा ठंडा पानी पीकर तो जी तृप्त हो गया। पेट में 2 दाने तो चले गए, पर बच्चों इससे कब तक गुजारा होगा? इस पहाड़ पर हम कैसे बचेंगे? हमारे ओढ़ने पहनने के कपड़े और बर्तन तो सब नीचे ही छूटे जा रहे हैं। माँ सही कह रही है ऋतु, नीचे बस्ती के बाहर हमारा सामान रह गया है। तो ठीक है जोली जी, हम दोनों नीचे उतरते हैं और रस्से के सहारे सारा सामान ऊपर खींचेंगे। ऐसे ही जॉली और ऋतु ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया। अतुल, सोनल, ऊपर से इस रस्से को उस बड़े पत्थर से जरा भी ढीला मत पड़ने देना, हम दोनों नीचे उतर रहे हैं। भैया तुम और भाभी संभल कर उतरना। जोली जी घबराइए मत, पैर पत्थरों की दरारों में फंसाकर धीरे धीरे उतरिए। ऋतु और जॉली रस्से को पकड़े हुए धीरे धीरे ढलान से नीचे उतरते हैं। वहीं बीच में जॉली का पैर फिसल जाता है और वो 2-3 फीट नीचे घसीटता चला जाता है। अरे ऋतु पकड़। जोली जी पकड़ लिया, हाथ पैर छिल गए आपके। कोई बात नहीं ऋतु, नीचे पहुंच गए हैं, जल्दी से बर्तनों और कपड़ों की बड़ी गठरी इस रस्से में बांधते हैं। नीचे पहुंचकर जॉली और ऋतु बिखरे हुए सामान, बड़े पतीले, फटे तिरपाल और कपड़ों की भारी गठरी को रस्से के निचले सिरे से कसकर बांध देते हैं। अतुल जी, बाबूजी, रस्सा खींचो, सामान बांध दिया है। जोर लगाओ, खींचो खींचो। बाप रे, सामान तो बहुत भारी है। हाँ, अरे हाँ। भैया रस्सा हाथों से छूट रहा है, बहुत वजन है इसमें। हिम्मत मत हारो बच्चों, खींचो थोड़ा और ऊपर। अचानक ऊपर खींचते खींचते रस्से की गांठ ढीली पड़ जाती है और भारी सामान की गठरी जॉली के पैर से टकराकर रुकती है। अरे माँ, पैर पर भारी पतीला गिर गया। बहुत तेज चोट लगी है। जोली जी, आपके टखने से तो खून बह रहा है। ऋतु, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आज सामान ऊपर नहीं पहुंचा तो रात को माँ बाप ठंड से जम जाएंगे। दोबारा बांधो गठरी को। इस बार मैं भी साथ में रस्से को नीचे से सहारा देकर ऊपर चढ़ूंगी। अतुल जी, इस बार रस्सी को पत्थर के गिर्द लपेट कर खींचो, छूटेगी नहीं। ऋतु और जॉली ने दोबारा रस्सा खींचा और इस बार धीरे धीरे कपड़ों की गठरी, बर्तन और त्रिपाल ऊपर चोटी पर पहुंच गए। सामान तो ऊपर आ गया भाभी, पर छत के लिए डंडे और
लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? मैं और ऋतु ढलान के उस पार जो जंगल का इलाका दिखता है ना, वहां से सूखे पट्टे और सीधी लकड़ियां काट कर लाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, हाथ से खून बह रहा है, अब और मत जाओ। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। जिसके बाद ऋतु और जॉली कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं। ऋतु बेटा, जॉली, तुम दोनों ने आज हमारे लिए जो खून पसीना बहाया है ना, ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाबूजी, परिवार के लिए पसीना बहाना उपकार नहीं, फर्ज होता है। अब देखिए रात होने वाली है, चलिए जल्दी से अपनी इस चोटी पर सुंदर सा घर तैयार करते हैं। बहू, पट्टे और डंडे तो आ गए, अब इन्हें खड़ा कैसे करेंगे? माँ जी, जो बड़े बड़े पत्थर हमने बाउंड्री के लिए लगाए थे ना, उन्हीं पत्थरों के सहारे लकड़ियों के सीधे पट्टों को खड़ा करेंगे, और जो कीले हम नीचे से लाए थे उनसे पट्टों को आपस में ठोक ठोक कर दीवार का ढांचा बनाएंगे। हाँ अतुल, तू पट्टा पकड़ कर रख, मैं कील ठोकता हूँ। इतना कहकर जॉली और अतुल पत्थरों के सहारे लकड़ियों के पट्टों को खड़ा करके कीले ठोकने लगते हैं। दीवारें तो बन गई भैया, अब छत का क्या करें? बारिश या धूप आई तो पट्टों की दरारों से नीचे गिरेगी। सोनल, वो जो पुराना तिरपाल हम नीचे से लाए थे ना, उसे इन पट्टों के ऊपर फैला दो, और उसके ऊपर जो सूखी घास फूस जोली जी लाए थे उन्हें बिछा दो। इससे अंदर तरावट रहेगी और दिन में धूप भी अंदर नहीं आएगी। अभी करती हूँ भाभी। सोनल और अतुल मिलकर छत पर तिरपाल और घास फूस बिछा देते हैं, जिसके बाद चोटी पर एक सुंदर और छोटा सा पहाड़ी आशियाना बनकर तैयार हो जाता है कि तभी सोनल बेटा, यहाँ देख, इस चट्टान के नीचे कितनी बढ़िया चिकनी मिट्टी है, चल हम दोनों मिलकर एक सुंदर सा मटका बनाते हैं। जिसके बाद लल्ली और सोनल मिलकर मिट्टी के 2 सुंदर मटके बना देती हैं। वहीं कुछ ही घंटों में मटके सूखकर कड़े हो जाते हैं। अरे बहू देख, तू चिंता मत कर, पानी भरने के लिए मैंने और सोनल ने 2-2 मटके तैयार कर लिए हैं, बस अब इसमें पानी भर कर लाना है। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर बने हैं। रुकिए, मैं अभी उस चट्टान की दरार से ठंडा ठंडा ताज़ा पानी भर कर लाती हूँ। इतना कहकर ऋतु दरार के पास जाकर दोनों मटकी में चट्टान से टपकता पानी भर लाती है। जिसके बाद ऐसा मीठा और ठंडा पानी तो शहर तक के किसी नल में नहीं मिलेगा। पर ऋतु बेटा, रात हो गई है, अब खाने का क्या होगा? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, जो सोनल और मैं जंगली पत्तेदार सब्जी और पहाड़ी फल तोड़ कर लाए थे, बस वही पका दूंगी। इतना कहकर ऋतु सूखी लकड़ियों के बीच 2 पत्थरों को जोर जोर से रगड़कर आग जलाती है और पतीले में जंगली पत्तेदार सब्जियां और काफल डालकर पका लेती है और फिर सभी को परोस देती है, वहीं सभी खाते हुए। वाह भाभी, इस गरम गरम सब्जी का स्वाद तो शहर के किसी होटल से भी बढ़िया है। सच में तुम्हारी मेहनत ने आज हमें इस वीरान पहाड़ी पर भी एक खुशहाल परिवार बना दिया। सही कह रहा है जोली, आज पेट भर कर खाना मिल गया, ठंडा पानी मिल गया और सिर पर घास फूस की छत है, अब हमें किसी चीज का डर नहीं। ऐसे ही खाना खाकर सभी अपने नए घर के अंदर बिछौने पर लेट जाते हैं। दिन ऐसे गुजरते गए और कुछ दिनों के बाद एक दोपहर घर की दीवारों पर ऋतु मिट्टी के लेप लगा देती है, जिससे अंदर काफी ठंडक हो जाती है। आहा बहू, तेरे दीवारों और छत पर मिट्टी का लेप पोतने से अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई एसी चल रहा हो। नीचे शहर में तो लोग गर्मी से झुलस रहे होंगे। माँ जी, मिट्टी में तो भगवान का दिया अपना ही सुकून होता है। जब भी थोड़ी धूप पड़ती है, मैं बाहर से ठंडी मिट्टी लाकर पट्टों पर लेप देती हूँ। अरे भाभी, ये तो पहाड़ की चोटी पर गरीबों का ठंडा ससुराल बन गया। हाँ हाँ सोनल, ठंडा ससुराल तो बन गया, पर इस ठंडे ससुराल में खाने के लिए जो रोज कंदुआ और काफल तोड़कर लाने पड़ते हैं ना, उसमें मेरी कमर का भूगोल बदल जाता है। अरे अतुल भैया, कभी कभार काम कर लोगे तो हड्डियां जंग लगने से बच जाएंगी। बिल्कुल सही कहा सोनल तूने। हंस लो बच्चों, हंस लो, भगवान का दिया ये सुकून ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी नीचे पगडंडी से हांफते हांफते 2 टूरिस्ट चोटी की तरफ आते दिखाई देते हैं। ओह गॉड, कितनी तेज गर्मी और धूप है, नीचे तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अरे रोहित देखो, ऊपर पहाड़ की चोटी पर इतना प्यारा मिट्टी का घर। नमस्ते साहब। नमस्ते मैडम जी, आप लोग नीचे शहर से आए हैं क्या? जी, हम लोग दिल्ली से घूमने आए हैं, पर यहाँ गर्मी है। क्या यहाँ आसपास थोड़ा छांव या ठंडा पानी मिलेगा? अरे मैडम जी, आप परेशान मत होइए, हमारी इस छोटी सी कुटिया के अंदर आइए ना, यहाँ बहुत ठंडक है। इतना सुनकर विदिशा और उसका साथी झोपड़ी के अंदर कदम रखते हैं। वाओ, अनबिलीवेबल, बाहर इतनी कड़क धूप है और अंदर इतनी ठंडक कैसे है?
बिटिया, ये सब हमारी बहू रितु की मेहनत है। इसने मिट्टी और घास फूस से ऐसा इंतजाम किया है कि गर्मी अंदर आ ही नहीं पाती। ये लीजिए मैडम जी, हमारी चट्टान का ताज़ा ठंडा पानी पीजिए और ये पहाड़ी का फल और बिच्छू बीज के फलों की चाट खाइए। आहा, अमेजिंग! ऐसा नेचुरल और टेस्टी पानी तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पिया। और ये फ्रूट चाट तो कमाल है। सच में आप लोगों का ये ठंडा ससुराल तो किसी जन्नत से कम नहीं है। मैडम जी, अगर आप चाहें तो हम आपको ऊपर की और सुंदर चट्टानों और दृश्यों की सैर भी करा सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। ये लीजिए, इस ताज़े पानी और नाश्ते के लिए मेरी तरफ से छोटा सा कुछ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मेहमानों से पैसे थोड़ी ही लेते हैं। आप खुश होकर आए, हमारे लिए यही बहुत है। अरे नहीं, ये तो आपकी मेहनत का इनाम है, आपको ये रखना ही पड़ेगा। टूरिस्ट हंसते खिलखिलाते पैसे देकर चले जाते हैं। वहीं अब परिवार के पास आमदनी का जरिया भी था, लेकिन बिजनेसमैन रवीश ने जिन गरीब पहाड़ी लोगों को बेघर किया था, आज वो खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुके थे। अजय सुनिए रवीश जी, आपकी दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हम यहाँ तफ्तीश करने आए हैं। पर जो कागजात ये बिल्डर गिरीश हमें दिखा रहा है ना, उस पर तो आपके दस्तखत और मुहर साफ साफ बनी हुई है। भाई साहब, ये सरासर धोखा है। इस मक्कार गिरीश ने मुझे शराब पिलाकर और धोखे से जाली पेपर्स पर साइन करवा लिए। अरे साहब, जब ये खुद पूरी बस्ती के गरीब लोगों को 50-50 हजार रुपए की भीख देकर उनकी करोड़ों की जमीन हड़प सकता है, तो अब रोक किस बात के लिए रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। अरे चुप रहो तुम दोनों, कानून को बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ, अगर रवीश ने गरीबों को ठगा तो तूने इसे ठग लिया, यानी दोनों ही जालसाज हो। राम सिंह, जरा इन कागजों की बारीकी से जांच करो और ये पता लगाओ कि यहाँ पहले जो गरीब पहाड़ी परिवार रहते थे वो अब कहाँ गायब हो गए। उसी वक्त जॉली और अतुल नीचे शहर से राशन का सामान लेने पहुंचते हैं और वहां पुलिस की जीप और भीड़ देखकर ठिठक जाते हैं। भैया वो देखो, नीचे अपनी पुरानी बस्ती के पास तो पुलिस की जीप खड़ी है। अरे हाँ अतुल, ये क्या माजरा है? चल सुनते हैं। अरे भाई, इस बस्ती में जो परिवार रहते थे वो कहाँ गए? किसी को कुछ खबर है? साहब, हम हैं पप्पू के बेटे। मेरा नाम जॉली है और ये मेरा छोटा भाई अतुल है। अरे तुम लोग पप्पू के बेटे हो? कहाँ गायब थे तुम सब इतने दिनों से? साहब, इस बिजनेसमैन रवीश ने हमें 1 लाख रुपए और चोटी पर नया घर देने का लालच देकर हमसे धोखे से कागजों पर अंगूठे लगवाए थे और फिर इस बिल्डर गिरीश को बुलाकर हमें और पूरे मोहल्ले को गुंडों और बुलडोजर की धमकी देकर बेघर कर दिया। साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने तो इन्हें पैसे दिए थे। ए झूठे कहीं के, तूने हमें सड़क पर फेंक दिया था, इसलिए हम अपने पूरे परिवार को लेकर ऊपर पहाड़ की चोटी पर चले गए। अच्छा, तो ये बात है, यानी इस रवीश ने तुम सीधे साधे पहाड़ी लोगों को ठगा और फिर इस गिरीश ने फर्जी कागजात बढ़ाकर इस रवीश को ही चूना लगा दिया। क्या इस बिल्डर ने बिजनेसमैन को ही ठग लिया? हाँ जी जॉली, कानून अंधा नहीं होता। जब इस जमीन का पहला सौदा ही हुआ धोखाधड़ी और जबरदस्ती से, तो फिर ये सारे एग्रीमेंट कानूनन रद्द माने जाएंगे। एक मिनट साहब, क्या हमें हमारे मकान वापस मिल सकते हैं? अरे बिल्कुल मिल सकते हैं, पर उसके लिए मुझे पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारे पिता पप्पू जी का बयान भी दर्ज करना पड़ेगा। शाम तक जॉली और अतुल के साथ इंस्पेक्टर हरपाल सिंह चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी और खौफनाक चढ़ाई। जॉली बेटा, तुम लोग रोज इस चोटी पर कैसे चढ़ते उतरते हो भाई? साहब, जब बेघर होने का दर्द और अपनों को बचाने की मजबूरी सिर पर होती है ना, तो इंसान के पैर हर मुश्किल रास्ते पर टिकना सीख जाते हैं। हे भगवान, जॉली अतुल, ये पुलिस वाले साहब को ऊपर क्यों ले आए? कहीं ये बिजनेसमैन हमें यहाँ से भी भगाने तो नहीं आया? माँ जी धीरज रखिए। साहब राम राम, हम तो बहुत सीधे साधे गरीब पहाड़ी लोग हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना साहब। अरे पप्पू जी, आप घबराइए मत, मैं आपको भगाने नहीं बल्कि आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है ना, उसका हिसाब करने आया हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि इस कड़कती धूप में भी आपकी इस झोपड़ी के पास इतनी ठंडी हवा और तरावट कैसे है? ये कमाल किसने किया? साहब, ये सब मेरी पत्नी रितु की सूझबूझ और मेहनत का नतीजा है, जिसने इस वीरान चोटी पर हमारे लिए ये ठंडा ससुराल तैयार किया। भाई वाह, आपकी हिम्मत को तो सलाम है। सच में इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। साहब, परिवार पर मुसीबत आती है तो औरत को दुर्गा बनना ही पड़ता है।
पर आप यहाँ किस लिए आए हैं? दरअसल बिल्डर ने रवीश के फर्जी कागजात बनाकर गिरीश ने पूरी जमीन हड़प ली और कानून के मुताबिक जब आपकी जमीन का पहला सौदा ही धोखाधड़ी से हुआ तो वो सारे अग्रीमेंट रद्द माने जाएंगे। साहब तो क्या हमें हमारा पुराना मकान वापस मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा पप्पू जी। मैं आप सबके बयान दर्ज करने आया हूँ। कानूनन आप सभी मोहल्ले वालों को आपकी अपनी जमीन और मकानों के कागजात वापस दिलवाऊंगा। हे मेरे राम, तेरा लाख लाख शुक्र है, देर है पर अंधेर नहीं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए न्याय की उम्मीद लाए। अगर घर वापस मिल भी जाए ना तो भी हम इस पहाड़ की चोटी और अपने इस ठंडे ससुराल को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सही कह रही हैं आप। चलिए अब आप सब लोग मेरे साथ बयान देने के लिए कागजों पर अपने अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान दीजिए। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने पूरे परिवार के बयान दर्ज किए और कागजात पर दस्तखत करवाए। कुछ दिनों के बाद सुबह नीचे बस्ती में पुलिस की 2 जीपें आती हैं। सुन लो भाई सब लोग, अदालत ने फैसला सुना दिया है। ये बिजनेसमैन रवीश और ये बिल्डर गिरीश दोनों फर्जी वाड़े और धोखाधड़ी के जुर्म में जेल जाएंगे। साहब मुझे माफ कर दो, गलती हो गई साहब। साहब दया करो। दया? गरीबों की आह लगी है तुम लोगों को। ए राम सिंह, इन दोनों को गाड़ी में डालो और जेल ले जाओ। पुलिस दोनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। बस्ती के लोग ताली बजाने लगते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारा घर हमें वापस मिल गया। पप्पू काका, हमें माफ कर देना। हम तो पैसों के लालच में अंधे हो गए थे, पर तुमने सही रास्ता चुना था। अरे मनीष भाई, बीती बातों को भूलो। जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। पप्पू जी, ये लीजिए आपके और पूरे गांव के मकानों के असली कागजात। अब आप सब लोग अपने अपने घरों में इज्जत से रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब आपका। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। घर तो मिल गया बेटा, पर अब इस पहाड़ की चोटी वाले अपने घर को छोड़कर मन भारी हो गया। हाँ माँ, मुझे भी भाभी के ठंडे ससुराल की बहुत याद आएगी। माँ जी, सोनल उदास क्यों होती हो? हम अपने पुराने घर में जरूर रहेंगे, पर इस पहाड़ की चोटी वाले घर को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। क्या मतलब रितु? मतलब ये कि हम हफ्ते 10 दिन में अपने इस गरीब ठंडे ससुराल में पिकनिक मनाने और छुट्टियां बिताने जरूर आया करेंगे।